नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं आदित्य भारद्वाज एंड मेहर दीवान। आज की क्लास में हम ग्रेड 9 का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। उसकी आज दूसरी क्लास है, तो चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटम्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में समझा था। आज हम थोड़ा सा डिटेल उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। What is an atom? Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मेसोन मतलब मिस्त्री जो होता है वो किस तरीके से घर को बनाता है। जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक ईंट है। क्या है? ईंट है। अगर मान लो कि वो कोई स्ट्रक्चर बना रहा है जहाँ पे पाइपों की जरूरत है, कोई प्लम्बर है तो वहाँ पे प्लम्बिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई क्लासरूम बना रहा है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक छोटी छोटी चेयर्स होती हैं। मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी ईंटों से एक दीवार बनती है और उन सभी दीवारों से एक रूम बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? और उन रूम से क्या बन जाता है? बिल्डिंग बन जाती है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ह्यूज बिल्डिंग? What about the building block of an ant hill? आपने देखा है एंट हिल? क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक? छोटी सी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, इट इज द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सैंड नहीं है, ग्रेन ऑफ सैंड है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर आर एटम्स। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है सभी के। कौन है? एटम्स है। हाउ बिग आर एटम्स? अब एटम्स बड़े कितने हैं? हम इमेजिन अगर करना चाहें तो कितना बड़ा एटम होता है, इसको देखते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम कुछ भी सोचें अपने मन में, उससे भी बहुत छोटा है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्स शुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ द पेपर। 10 लाख से ऊपर अगर एटम्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आपकी एक पतली सी शीट पेपर की बनेगी, उतना ही एटम आपका ठहरेगा। समझ में आ रहा है? यानी कितना छोटा है। अब इसकी साइज देख लो बेटा। एक वर्ड आता है नैनोमीटर। क्या आता है? नैनो। नैनो क्या होता है बेटा? अपने आप में एक प्रीफिक्स है। नैनो क्या है? अपने आप में एक प्रीफिक्स है। अब नैनो अगर मीटर के आगे लग गया तो इसका मतलब होता है बेटा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁹। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो बोलोगे 1/10⁹ मीटर। नैनो का मतलब ये होता है, यानी 10⁻⁹ माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो होता है 10⁻⁻3। इसको मिली बोलते हैं। मिली कितना होता है? 10⁻⁻3। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ता है। एक एंगस्ट्रॉम भी होता है, वो 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका, नैनोमीटर में होता है। तो एक रिलेशनशिप दिया है आपका, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर? 10⁻⁹ नैनोमीटर। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखी है। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटा आपको याद करने के लिए, समझने के लिए है कि एक एटम का जो रेडियस होता है, हाइड्रोजन के एटम का रेडियस, उसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर डिग्री लिख देते हैं। डिग्री एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। फिर 10⁻⁻9 क्या होता है? नैनोमीटर। -8 कुछ भी नहीं होता, -4 नहीं होता, तो -3 होता है, -2 होता है डेसी, और -1 होता है आपका मिली सेंटी डेसी। सॉरी, -2 ये सेंटी होता है और ये डेसी होता है। ठीक है, वाटरमेलन का बीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, जब एटम्स की बात आई तो वी माइट थिंक दैट इफ द एटम्स आर, क्रॉप, इसको यहाँ क्रॉप करके जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, We might think that if atoms are so insignificant in size, मतलब साइज में अगर इतने छोटे हैं, why should we care about them? This is because our entire world
इज मेड अप ऑफ एटम्स। पूरी की पूरी दुनिया ही एटम से बनी है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques we can now produce magnified images of the surfaces of elements showing atoms। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे एटम्स दिखाई देंगे, एक सरफेस आपके सामने बनाई गई है, मॉडर्न टेक्निक से एक इमेज ली गई है जिसकी सिलिकॉन की सरफेस आपको दिखाई गई है। किसकी सरफेस है? सिलिकॉन की। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद देखो क्या हुआ। What are the modern day symbols of atoms of different elements? क्या है modern day elements? So Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. मतलब जब उसने किसी एलिमेंट को लिखा तो उसने उसकी क्वांटिटी भी बताई कि कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट है। मतलब ही ऑल्सो मीन, हाँ, तो दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो Berzelius suggested that the symbols of the elements be made up of 1 or 2 letters of the name of the element। तो हाइड्रोजन देखो, अब ये सिंबल्स जो डेल्टॉन ने यूज किए थे, कैसे यूज किए थे? ऐसे बना दिया, डॉट हो गया, ठीक है। फिर कार्बन देखो, कार्बन को सिंबल सर्कल है, ऑक्सीजन में व्हाइट कलर का सर्कल है, फॉस्फोरस में गाड़ी की स्टीयरिंग है, सल्फर में ऐसे प्लस बना दिया, आयरन में आई बना दिया, कॉपर में सी। इस तरीके से सिंबल यूज किए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद अभी के करने आपको। इन द बिगनिंग the names of the elements were derived from the name of the place where they were found, ठीक है। in the beginning the name of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus, ठीक है। कहाँ से ले गए? सिप्रस। तो हम उसको क्यूप्रस बोलते थे, तो सीयू से डिनोट करते थे। मतलब सिप्रस उसका नाम था, जिस जगह से वो पाया गया था, तो उसका नाम कॉपर रख दिया। सम नेम्स वेयर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। फॉर एग्जांपल, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। येलो का मतलब क्या होता है? गोल्ड। नाउअडेज IUPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली साल आपके काम भी आएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब दुनिया में हर इंसान किसी को अपने अपने नाम से बुलाता है, पर IUPAC नेम सभी के सेम होते हैं। IUPAC नेम सभी के सेम होते हैं, उसको नाम को पुकारने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम अगली साल सीखेंगे, इस साल हमें सीखने की जरूरत नहीं है। Approves names of the elements. Many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the elements name in English. The first letter of the symbol is always written as a capital letter and the second letter as the small letter. समझ में आ गया? पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने लिखा H, एल्युमिनियम के लिखा Al, ठीक है, दूसरा लेटर स्मॉल में है। कोबाल्ट के लिए लिखा CO, फिर CO नहीं लिखा, CO किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का है। फिर सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड ए लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल्स आर, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में C तो पहले हो गया, C से शुरुआत होती है और बीच में L भी आता है, तो इन्होंने क्लोरीन का नाम Cl दे दिया, जिंक का नाम Zn दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू के 2 जो लेटर हैं वही होंगे, कुछ भी नाम हो सकता है, आपको बस याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं आपको याद कराने के लिए कोशिश करूंगा अभी। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फर्रम। फर्रम क्या नाम है? लैटिन नेम है, तो उससे वहां से आयरन आ गया। सोडियम इज Na फ्रॉम नेट्रियम। सोडियम का जो सिंबल है क्या है? Na है, नेट्रियम से। पोटेशियम इज केलियम, तो K हो गया पोटेशियम का सिंबल। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज ए नेम एंड ए यूनिक केमिकल
सिंबल। क्लियर है यहां तक? बोलो। यस सर। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। With the passage of time and repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbols. आप अपने आप बहुत सारे symbols बना सकते हो। Automatic mass, the most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that the atomic mass, according to him, each element had a characteristic atomic mass. उसने बोला कि हर एलिमेंट के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी है कि उतना ही मास होगा, फिक्स होगा वो। The theory could explain the law of constant proportion. इस थ्योरी ने क्या बताया? constant proportion को समझा दिया, explain कर दिया so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combinations and compounds formed. ठीक है, इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझो बेटा कि हमें अगर एक छोटी सी मिट्टी का दाना मिले और इसका वेट नापना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो यंत्र होता है जिसपे हम उसको नापते हैं, मेरी दुकान में आप वो जानते हो इलायची दाना, इलायची समझते हो? जब हम लोग खाने वाने में प्याज वगैरह की चीज़ें खाते हैं तो लास्ट में कुछ लोग इलायची मुंह में डाल लेते हैं, है ना, ताकि वो स्मेल ना आए। कुछ लोग सौंफ डाल लेते हैं, कुछ लोग इलायची डाल देते हैं, उसकी एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो इलायची एक छोटे से पैकेट में आती है, छोटा सा ऐसे होता है डब्बा, कवरिंग होती है, उसके अंदर छोटी सी ऐसे इलायची होती है, 2 या 3-4 दाने होते हैं, उसको कवरिंग निकालते हैं, उसको खाते हैं। पता है ना सबको इलायची? ये इलायची बहुत कम होती है, इसका वेट बहुत कम है। अब मेरे पास जो मेजरिंग इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट बेटा कहाँ तक नापता है? तो ये मान के चलो कि 100 kg तक नापता है। तो इसमें 100.00 आता है। कितना आता है? 100.00। अब 00 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 00 का मतलब हो गया बेटा, ये हो गया 200 ग्राम, और अगर 25 दिखाएगा तो कितना दिखाएगा? 250 ग्राम। 100 kg 250 ग्राम, यानी ये 1 ग्राम नहीं नाप सकता। ये कांटा 1 ग्राम नहीं नाप सकता। मिनिमम कितना नापेगा? 10 ग्राम नापेगा। कितना नापेगा? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम तो एक इलायची मान लो आधे ग्राम की होती है या 1 ग्राम की होगी, तो कम से कम 10 इलायची रखेंगे तब जाके 10 ग्राम आएगा, फिर भी आता नहीं है, बहुत कम होती है। तो मान के चलो कि मैंने इलायची के 40 पीस रखे और तब जाके ये 10 ग्राम शो हुआ। समझ में आ रहा है? तो एक इलायची का दाम कैसे निकालूंगा मैं? तो क्या करूंगा? 10/40 कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा 0.25 ग्राम। तो ये मैंने क्या निकाला? रिलेटिव। मैंने किसी और मास की मदद से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी रखी, एक कॉम्बिनेशन बनाया और उस कॉम्बिनेशन से मैंने एक का मास निकाला। एक का नहीं नाप पा रहा हूं। एक एटम क्या आप ऐसे उठा सकते हो? देख ही नहीं सकते। एटम को तो हम देख ही नहीं सकते, लाखों मिलियन एटम्स को भी हम नहीं देख सकते, बहुत सारे मिलते हैं तब जाके हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर हमें एटम को नापना है तो एटम्स का एक झुंड लेना पड़ेगा और उस झुंड का मास लेना पड़ेगा और उस झुंड को भी उठाएंगे क्या? समझ में आ रहा है सबको? अब देखना बेटा, यानी हम एक का मास नहीं नाप पा रहे, हम किसका मास नाप रहे हैं? हम एक झुंड का मास नाप रहे हैं, एक ग्रुप का नाप रहे हैं। तो हमें एटम सिंगल तो मिला नहीं, हमने उसको उठाया और वेट नाप लिया, नहीं, हमने उसका कॉम्बिनेशन किया किसी के साथ। जैसे हमने हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किया इस तरीके से कि एक ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें H2O मिल गया। तो हमने 18 ग्राम वाटर लिया, 18 ग्राम क्या लिया हमने? वाटर, H2O। और जब हमने इसको तोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, तो इसमें से हाइड्रोजन अलग निकली और ऑक्सीजन अलग निकली। तो हाइड्रोजन को जो मास नापा गया वो निकल के आया 2 ग्राम। कितना ग्राम निकल के गया? 2 ग्राम। ठीक है।
और ऑक्सीजन जो निकल के आई वो आई 16 ग्राम। ये हाइड्रोजन थी, ये ऑक्सीजन थी। H2O को तोड़ा, बिजली दौड़ाई, उसमें से दोनों अलग हो गए। बिजली दौड़ते ही तो कई लोग अलग हो जाते हैं, है ना, कई चिपक जाते हैं, कई अलग हो जाते हैं। चिपके हुए को अलग कर दिया, चिपके हुए को अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो 18 ग्राम में से 2 ग्राम हाइड्रोजन निकली और 16 ग्राम ऑक्सीजन निकली। तो हमने बोला कि ये जो क्वांटिटी 18 ग्राम दे गई, इसको बोला हमने 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी चीज का जब 1 मोल हम उसका मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो जो उसका मास होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका मास 1 ग्राम नहीं है, इसका मास 1 ग्राम नहीं है, पर जितनी हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है उतनी ही ऑक्सीजन का मास जब लिया जाता है तो 8 ग्राम निकल के आती है। जितनी हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है उतना ही ऑक्सीजन का मास लिया जाता है तो 16 ग्राम निकल के आती है। कितना निकल के आती है? 16 ग्राम। तो ये रिलेटिव है एक दूसरे के साथ, ये रिलेटिव है क्योंकि इसी तरीके से कंबाइन करते हैं। और यही वाली बात इन्होंने यहाँ पे बोली, यहाँ पे इन्होंने इतनी ही इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या बोला इन्होंने बोला since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination। एक केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ था, क्या था कि भैया एक कंजर्वेशन ऑफ मास का था कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है when 2 or more elements join together to form a compound they do so in a fixed whole number ratio by mass। हमने पढ़ा था ये। एक हमने और पढ़ा था कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसकी मदद से भी एन कंपाउंड्स फॉर्म्ड। ये समझ में आ गया आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब? आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा डीप में से समझाया। कैसे समझाया? Let us take the example of a compound carbon monoxide formed by the carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 ग्राम of कार्बन का जब 3 ग्राम लिया गया combines with 4 ग्राम of oxygen to form carbon monoxide. In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. देखो ध्यान से, 3 ग्राम कार्बन जब था तो 4 ग्राम क्या थी? ऑक्सीजन थी। तो अगर मैं बोलूँगा कि 1 ग्राम अगर कार्बन अगर है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा? तो 4/3 ग्राम ऑक्सीजन। क्या रेशो आया? 4:3। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर हम उसको AMU बोलते थे। क्या बोलते थे? एटॉमिक मास यूनिट। आजकल बेटा उसको U बोलते हैं, AM हट गया। यूनिफाइड यूनिट्स, यूनिफाइड मास क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। पहले AMU बोलते थे, अभी U बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC recommendations it is now written as U, that is unified mass, as equal to the mass of 1 कार्बन एटम। तुम क्या बोलते हैं? एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसके कंपैरिजन में हम इसको निकालते हैं। देन वी वुड assign कार्बन as the atomic mass of 1 U। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये जो बात बोल रहे हैं बड़ी गहरी बात है, मतलब मुझे तो 12th तक समझ में नहीं आई थी क्या कहना चाहता है तो तुम लोग तो 9th में हो, समझ लो ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझना बेटा कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है। किलो की बांट नहीं है हमारे पास 1 किलो की ग्राम की बांट नहीं है कि हम इसको नाप लें। तो जैसे मान लो 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो ग्रेप्स है, एक फ्रूट ले लिया हमने ग्रेप्स, और एक हमने ले लिया बेटा एप्पल, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब 15 ग्रेप्स मैंने लिए, 15 नहीं 150, जब 150 ग्रेप्स मैंने लिए तो यहाँ पे 2, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 4 एप्पल के बराबर हुआ।
कितने एप्पल के बराबर हुआ? 4 एप्पल। जब 150 ग्रेप्स मैंने लिए तो 4 एप्पल के मास के बराबर हो गया। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 4 से? क्या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि एक एप्पल का जो मास है, एक एप्पल का जो मास है वो कितना हो गया? 150/4 ग्रेप्स के बराबर, 150/4 ग्रेप्स के बराबर। तो एक एप्पल को हमने मान लिया 1U। एक एप्पल को क्या मान लिया? 1U। तो ग्रेप्स का मास आ गया। कैसे आ गया? 150 को 4 से डिवाइड कर दो आप। तो हमने लिखा 4 3 जा 12, 4 5 जा 4 3 जा 12, फिर 30, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। हमने बोला 37.5 ग्राम किसका मास है? ग्रेप्स का। इसका 1 ग्राम थोड़ी है, समझने की कोशिश करो। ये 1 ग्राम नहीं है, ये 1 U है। तो इसको भी हमने बोला कि ये भी क्या है? 35.5 37.5 U है। U क्या है? हमने मान लिया एक यूनिफाइड मास। उसमें हम 1 किसी को भी रख सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। और उसके मुकाबले बाकी कितने आते हैं, किस हिसाब से उनका जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, जो भी एलिमेंट का रिएक्शन हुआ है, जितने कंपाउंड बने हैं, उस कंपाउंड में जिस हिसाब से वो कंबाइन कर रहा है, उसके रिलेटिवली इसको U मान के, 1U मान के कितने से हुआ है उस हिसाब से उसको नंबर दिया गया है। आ रही बात समझ में? छोटे से एग्जाम्पल से आई बात समझ में कि अगर 150 ग्रेप 4 एप्पल के बराबर होते हैं, फिर से समझ लो, 150 ग्रेप 4 एप्पल के बराबर होते हैं, तो मैं बोलूंगा एक एप्पल 150/4 ग्रेप्स का होगा। तो एप्पल को मैंने दे दिया 1U। असल में एप्पल 1U नहीं है। U क्या है? U पता नहीं क्या है। U एक कन्वेंशन है, मानी हुई यूनिफाइड यूनिट। तो हमने बोल दिया कि अगर एप्पल 1U है तो ग्रेप्स 37.5U है। या उल्टा कह दो आप, अगर ग्रेप्स 1U है, सॉरी उल्टा आएगा ना, तो ये तो क्वांटिटी है ना, 150 क्वांटिटी है, तो उल्टा आ जाएगा, सॉरी उल्टा आ जाएगा। हम बोल देंगे ये तो नंबर था ना, मास थोड़ी था, ये नंबर था। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक ग्रेप में कितने एप्पल होंगे? 4/150 एप्पल्स होंगे। मास थोड़ी चल रहा था, यहाँ पे नंबर चल रहा था, ध्यान से समझो। मास तो हमने बराबर किया था। तो हम बोलेंगे कि एक ग्रेप में 4/150 एप्पल घुसे हुए हैं। ठीक है, 150 ग्रेप्स में कितने एप्पल हैं? 4 एप्पल हैं। तो अब हमने जब इसका मास 1U कर दिया, तो इसका मास क्या हो जाएगा? तो इसका मास हो जाएगा 150/150 × 4, मतलब ये कितने गुना है उस हिसाब से निकल जाएंगे। 37.4U इसका हो जाएगा, उल्टा मैं बता रहा हूँ। 37.4U किसका हो जाएगा? एप्पल का। समझ में आया आपको? जो भारी है, भारी तो यही है ना। कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि हम यूनिट किसको लें? तो यूनिट किसको लिया गया? तो पहले के ज़माने में बोला गया बेटा कि यूनिट हम लेंगे ऑक्सीजन को। किसको लेंगे? ऑक्सीजन को। क्यों लिया गया? और ऐसे एलिमेंट को लिया गया जो ज़्यादातर लोगों के साथ एक होल नंबर में रिएक्शन करता था, डेसिमल ना आए, ताकि हमें चीज़ें कैलकुलेशन में सिंपल हो जाए। तो देखो बेटा कैसे किया उन्होंने। सबसे पहले कार्बन को लिया गया 1U एंड ऑक्सीजन को लिया गया 1.33U। तो हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और एज नियर टू होल नंबर्स एज पॉसिबल। While searching for various atomic masses, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit. तो उन्होंने क्या किया? 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन को 1 मान लिया, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कंपैरिजन में 16U आया था। कितना आया था? 16U। 16 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के बराबर हो रहे थे, ऐसे समझो। 16 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के बराबर हो रहे थे। एक हाइड्रोजन का मास था 1 ग्राम या 1U। तो 16 हाइड्रोजन जब मिलते थे तो वो 16 टाइम्स हो गया था। तो हमने बोला कि ऑक्सीजन का 1/16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, तो 1/16 ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 1U।
समझ में आ रहा है कि एकदम से चला गया दिमाग से, ऊपर बाउंसर हो रहा है? बोलो मेहर, आदित्य, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो इन्होंने शुरू में क्या किया? 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम नेचुरली ऑकरिंग। तो मैं लिख लेता हूँ, लिखना क्या है मतलब, यहाँ पे काट देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। While searching for various atomic masses, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. दो कारणों से बोला गया ऑक्सीजन लेने के लिए। पहला कारण क्या था? ऑक्सीजन रिएक्टेड विद a large number of elements and form compounds. ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता था और कंपाउंड बना देता था। ऑक्साइड तो सभी का बन जाता है, जिसको जला दो चला वही ऑक्साइड बन जाता है। This atomic mass unit gave masses of most of the elements as a whole number. और ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ जो मास आया, जब 1/16 से डिवाइड किया गया तो वो अपने आप में एक होल नंबर बना। However, in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं बेटा, एक का मास होता है C12 और एक का मास होता है C14। ठीक है, ये 12 और 14 कैसे होता है बताता हूँ। कार्बन 12 में बेटा 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 मिला के कितना हो जाता है? 12U। और कार्बन 14 में तो 6 प्रोटॉन होते हैं पर न्यूट्रॉन बेटा 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मास हो जाता है 14U। थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा भारी होता है ना, डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन 14 से डिवाइड करके सही आंसर नहीं आता था, तो इसलिए मेंशन किया गया है कि कार्बन का 12 आइसोटोप, यानी जिसमें इसका 12U था, जिसमें 6 न्यूट्रॉन थे, was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon atom. मतलब कोई पूछे कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो बोला भैया 12, जो कार्बन 12 का जो मास है ना, उसको 1/12 से डिवाइड कर दो, उसको 1 यूनिट बोला गया, उसको 1 यूनिट बोला गया। The relative atomic masses of all the elements have been found with respect to, बेटा शांति से बैठ जाओ, क्लास चल रही है अभी। वो देखो सर मारेंगे वहां पे, ऑनलाइन जो देख रहे हैं। One atomic mass unit is the mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon C12. इसको लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा भी जा सकता है, इसको लिख लो, ये लिखना है आपने। डन, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कोई पूछे कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे एक एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। कार्बन C12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 वन एटॉमिक मास यूनिट है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कार्बन 12 का जो मास था वो आया ही था 12U, उसको 12U माना गया। तो क्योंकि हमें 1 चाहिए था तो हमने बोला भैया इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भाई किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें तो एक एटॉमिक मास यूनिट चाहिए था। अब कार्बन का मास 12U आ गया था क्योंकि उसका रिएक्शन ही इस तरीके से होता था ज्यादातर के साथ, जो कॉम्बिनेशन बना था। समझ में आ गया? द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो आज की डेट में जिसका भी एटॉमिक मास, जो कुछ भी आप देखते हो, वो किसकी मदद से देखा जाता है? कार्बन C12 के एक एटम का 1/12वें हिस्से के हिसाब से। ठीक है, मैं एक बार आपको मोटा मोटा दिखाता हूँ यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको? ठीक है, इसका एटॉमिक मास इसमें दिया नहीं है। ओहो, इसमें नहीं दिया हुआ है। चलो मैं देखता हूँ, शायद इसमें दिया हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कैल्शियम 20, कैल्शियम और क्या है इसमें?
अच्छा तो कुछ और ही है। जब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इन्होंने, इसमें और कलर चेंज करना नहीं, ठीक है। एटॉमिक मास में तुम लोगों को बता देता हूँ, फिर भी कुछ कुछ तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना है बच्चों 1, हीलियम का कितना है 2, लिथियम का है आपका 6, फिर बेरिलियम का है आपका 8, फिर बोरॉन का आपका है 10, कार्बन का है आपका 12, कार्बन का है नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन का है 17.5, फिर Ni का है 20। तो इस तरीके से आपका ये 18.5 या ऐसे कुछ करके है। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते रहते हैं बहुत सारे सवाल आते हैं तो कुछ के याद हो जाते हैं। जैसे कार्बन का 12 पक्का है, ऑक्सीजन का 16 पक्का है, नाइट्रोजन का ये पक्का है, इन सब के ये पक्के नहीं है। हीलियम का 4 है, सॉरी ये 4 है, 2 नहीं होता, 2 तो एटॉमिक नंबर है। ये मास नंबर है U, यूनिफाइड मास। क्यों? क्योंकि कार्बन का कितना है 12 है, तो कार्बन 12 के हिसाब से कंपेयर किया गया कि हाइड्रोजन का उसके साथ रिएक्शन किस तरीके से बना। जैसे हाइड्रोजन का कार्बन के साथ रिएक्शन बना CH4, तो जब 1 मोल CH4 उठाया गया, तो इसका वजन निकल के आया बेटा 16 ग्राम। कितना निकल के आ गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में इन्होंने बोला कि भैया कार्बन कितनी होगी 12 ग्राम, तो जब हाइड्रोजन निकाली गई तो हाइड्रोजन निकल के आ गई 1 ग्राम, दूसरी हाइड्रोजन भी निकल के आ गई 1 ग्राम, तीसरी हाइड्रोजन भी निकल के आ गई 1 ग्राम, चौथी हाइड्रोजन भी निकल के आ गई 1 ग्राम। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड पता है किसके हैं? कार्बन के। सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं। उसकी वैलेंसी की वजह से 4, तो उसकी वैलेंसी होती है 4 हाथ होते हैं, कहीं से भी मिला लेता है। दुर्गा माँ की तरह खड़ा हो जाएगा, दुर्गा माँ के तो 8 हाथ होते हैं, 4 हाथ वाले अपने कौन है? गणेश भगवान है, ठीक है। या कोई भी ऐसे मान लो, कोई भी आदमी जिसके 4 हाथ हैं वो किस तरीके से चलेगा? बड़ा ही खतरनाक। ऑक्टोपस के 8 होते हैं बेटा। तो सर वो 2 पकड़ लेगा ना। अपने ही 2 पकड़ लेगा, 4 पेयर बना देगा। ऑक्टोपस तो ऑक्सीजन हो गया उसके, पर ऑक्सीजन के 2 ही हाथ हैं, वैलेंसी उसकी 2 है। कार्बन पे आओगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो चारों डायरेक्शन में वो रिएक्शन करता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन इस दुनिया में किसी की है? कार्बन कंपाउंड्स की। इस दुनिया में सभी एलिमेंट्स को भी मिला दोगे तो भी वो कार्बन के बराबर के कंपाउंड नहीं दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के। इसलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अपने आप में एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर डालते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम उसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, और भी चीज़ें पढ़ते हैं, हेलोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो तुम अगले साल पढ़ोगे उसको डिटेल में, ठीक है। आइसोबार और आइसोटोप समझाओ एक बार। आइसोमर एंड आइसोटोप सर, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। ओके, तो बेटा रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें। इसमें है क्या? बुक में आया है अभी? सर चैप्टर 4 में दे रखे हैं। तो बेटा अभी एकदम से पूछ रहे हो, मुझे थोड़ा सा डाउट है उसमें। दोनों में से कोई एक चीज़ तो मुझे पता है। ऐसे समझो आप, एक होता है एटॉमिक नंबर, और एक होता है मास नंबर, ठीक है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोप, आइसोटोप तो मैं सिंपल से बता सकता हूँ। आइसोटोप क्या होता है बेटा? आइसोटोप होता है कि आपका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो आइसोबार इसी का उल्टा हो जाएगा। आइसोबार में क्या होगा बेटा? मास नंबर सेम है,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं बेटा। आइसोटोप में एक एग्जाम्पल हो गया बेटा C12 और दूसरा हो गया C14, ठीक है। आइसो बार में आ जाते हैं बेटा, तो आइसो बार में आप देखो नाइट्रोजन का भी मास 14 होता है और कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका नाम C14 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो बार हो गए। समझ में आ गया? एक मास नंबर होता है, मास नंबर कैसे डिफाइन होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को मिला के ही मास बनता है, ठीक है। जो हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ना U, तो U क्या है? एटम के अंदर मास है किस चीज़ का? तो बोला भैया एटम के अंदर मास इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, न्यूक्लियस की वजह से है, और न्यूक्लियस में दो ही चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? 7, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर है। तो 14 मास कैसे आ गया? 14U कैसे आया? क्योंकि 7 कुछ और भी रहे होंगे, तो 7 क्या रहे होंगे? तो न्यूट्रॉन रहे होंगे। तो मास नंबर जो होता है ये इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है, जिसको हम अभी U के रूप में पढ़ रहे हैं, या फिर पुराने ज़माने में AMU के रूप में पढ़ते थे। पुराने ज़माने में ऑक्सीजन से नापते थे, आज की डेट में C12 के 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के एटम के हिसाब से नापते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आइसोटोप का उल्टा आइसो बार है। बाकी अगर इसमें कुछ गलत फलत मैंने बताया होगा तो उसको हम दुरुस्त कर लेंगे जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तुम कहाँ तक पहुँच गए थे? ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। लो, अब इन्होंने और डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कारण क्या था? ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज ए होल नंबर। तो इस ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादातर जो मास निकल के आए थे वो क्या थे? होल नंबर थे। तो ये हमने पढ़ लिया। सॉरी, इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग ए फ्रूट। चलो यहीं पे समझते हैं, तो दोबारा समझ लेते हैं। मैंने बताया ना 12th पास करने के बाद तक भी समझ में नहीं आया था कि चल क्या रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाई यूनिट, ऐसी ऐसी तो भाषा आ जाती थी इसमें। तो केमिस्ट्री तो है ही ऐसी, बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती है। चलो, इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। उसके पास कोई वेट है ही नहीं, वेइंग मशीन ही नहीं है। अब कैसे नापेगा वो? ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। उसने बोला भैया इस वाटरमेलन का मास कितना है? 12 यूनिट है। 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। इन्होंने क्या बोल दिया? फ्रूट मास ही मेक, उसने खुद का ही बना लिया, अपना धर्म कांटा खुद का बनाया। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। क्या किया उसने? इसके कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े। मतलब कितने अच्छे से समझाए। देखो, मैं वो संतरे वंतरे क्या ले लिया था मैंने? ग्रेप्स से नहीं समझ में आया उतना अच्छे से। 150 ग्रेप्स। हाँ, वो एकदम झूठ था, वो कोरी गप्पा थी, उसको भूल जाओ। ये है असली किताब, जो बोलती है वो असली बोलती है। किताब ने क्या बोला कि भैया इसने इसके कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े। और जो एक टुकड़ा था वो किसके बराबर था पता है? हाइड्रोजन के बराबर था, ठीक है। जब इसने इसके 4 टुकड़े लिए, 1 2 3 4, तो किसके बराबर आया पता है? हीलियम के, ठीक है। जब इसने इसके 6 टुकड़े लिए तो किसके बराबर आया ये? लिथियम के। जब 8 टुकड़े लिए तो बेरिलियम के। आसान हो गया ना समझना? अभी कार्बन लिया, 12 टुकड़े किए, अब एक के साथ जो भी आता जा रहा है उसको वो फ्रूट मास यूनिट्स बताता जा रहा है। मतलब ये तो बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट्स एज इन फिगर 3.1। पर ऐसा काम वो कब तक कर पाएगा? एक ही दिन तक बेटा। दूसरे दिन बेचारा फ्रूट का पानी निकल जाएगा तो अगले दिन उसको दूसरा ऐसा लाना पड़ेगा, है ना। पहले दिन तो फिर उसमें धूल धक्कड़ भी मिल जाएगी, फिर आदमी खा भी लेता है थोड़ा थोड़ा बेचते बेचते। मेरी दुकान में आइसक्रीम जो है कस्टमर से ज़्यादा मेरा ही बच्चा खाता है दूसरे नंबर पे मैं खाता हूँ। अच्छा, वो तो अपना चुपके खाता ही है, जब मैं खा लेता हूँ तो मुझे देख के भी खाता है। बोला आपने भी तो खाई है, फिर मना नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, नहीं तो वो सिगरेट भी पीने लग गया था, बोलता आपने भी तो पी है। मैंने कहा चलो भैया मैं नहीं पीता ये सब, आइसक्रीम खाना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े।
Similarly, the relative atomic mass unit of the atom of an element is defined as the average. निकालते हैं एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12। ये निकल के आया बेटा, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 23, नहीं ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ज़्यादातर में डबल है, किसी में डबल से 0.5 ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर केसेस में ये डबल है एटॉमिक नंबर का। तो आपको अगर एटॉमिक नंबर याद होते हैं तो ये भी थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखें, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है और मास भी इसका 1 ही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है बेटा 6, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। नाइट्रोजन का कितना है 7, 7 टू जा 14, ऑक्सीजन का 8 है, 8 टू जा 16, सोडियम का कितना है 11, तो 11 टू जा 22 प्लस 1, इसमें एक एक्स्ट्रा है। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम होता है फिनाम, हाँ 12, तो 12 दूनी 24। सल्फर होता है बच्चों 16, तो 16 दूनी 32। ये होता है बेटा क्लोरीन 17 होता है, तो 17 टू जा 34, तो इसमें 1.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा, डबल से 1.5। कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 दूनी 40। तो मैंने बोला ज़्यादातर केसेस में डबल है, किसी किसी में आधा ज़्यादा है या 1.5 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम 1.5 ज़्यादा है, ट्रिपल नहीं हो जाएगा या 2.5 गुना नहीं हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो उस तरीके से हम लोग याद भी कर सकते हैं। अब आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो ये जो जितने भी एटम्स हैं ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या मैटर बना देते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12 एटम। क्लियर है, हो गया डिफिनेशन। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1/12, सबसे पहले 1/12 1/12 से डिवाइड करना, याद रखना वो खरबूजा तरबूजा। 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, C12 लिखना है आपको, ठीक है। 2 आइसोटोप होते हैं C12 और C14, तो C12 लिखना है। C12 एटम, एक कार्बन 12 के एटम का 1/12वां हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट है। Why is not possible to see an atom with the naked eyes? क्योंकि मेरा चश्मा -0.75 का है, तो मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं तो वैसे ही अक्षर नहीं देख पाता, तो ये कहाँ से देखूंगा। दे लोगे ना जवाब। What is molecule? A molecule is, क्या लिखोगे इसका आंसर, क्या लिखोगे, ऐसे बकवास तो हो गई। बताओ आदित्य, तुम तो इंटेलिजेंट हो, बताओ क्या किसका आंसर, सेकंड वाले का। Why is it not possible to see an atom with the naked eyes? Sir, it is not possible to see an atom with naked eyes due to its relatively very small size. The That size is of about 10⁻⁹ nanometer. yes, the size of an atom is up to the range of 10⁻⁹ नहीं होता, -10 होता है बेटा, और 10⁹ नैनोमीटर बोल सकते हो, -9 नैनोमीटर नहीं, 10⁹ नैनोमीटर नहीं, 1 नैनोमीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सर 1 नैनोमीटर बोल देंगे। हाँ 1 नैनोमीटर। व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, तो जैसे इस संसार में कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर लोग शादी करते हैं, तो उनको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए रहने के लिए। एटम्स के केस में क्या होता है कि ये दूसरे पार्टनर के साथ जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। और जब खुद के साथ ही, अकेले भी नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। जो उनको मोक्ष मिलेगा वो कृष्ण भगवान के चरणों में जाके ही मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब वो 2 लोग जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान अकेले को एक्सेप्ट करते ही नहीं। बोले भैया 2 लोग आओ पेयर में, बड्डी पेयर, मुझे इवन नंबर पसंद है। तो एटम एक और एटम के साथ मिलता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग इज केयरिंग।
बोलता है भैया मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 8 चाहिए आउटर मोस्ट के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बोला मेरे पास भी 4 है, मुझे भी 8 चाहिए। बोला आओ दोनों ऐसे मिला लें, हाथ से हाथ मिला लेते हैं। तो उसके 4 ये ले लेता है, इसके 4 वो ले लेता है। ये भी खुशी में घूम रहा है कि मेरे पास 8 है, वो भी खुशी में घूम रहा है कि मेरे पास 8 है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझो कि एक आदमी के पास चक्कू है और दूसरे आदमी के पास भी चक्कू है, और किसी ने बोला कि इस दुनिया में अगर रहना है आपको, सॉरी नाइफ ऐसे बना, किसी ने बोला इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको कम से कम 2 चक्कू साथ में रखनी पड़ेगी। 2 चक्कुएं साथ में रखनी पड़ेगी, एक चक्कू से आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आपको लोग मार के खा जाएंगे। तो जब मैं किसी के साथ मिल गया तो अब दोनों दिखा रहे हैं कि मेरे पास 2 चक्कू है, मेरे पास 2 चक्कू है ना, दोनों मिल के रह रहे हैं हमेशा, तो उनको वो कभी अलग नहीं होते, तो उनको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by the attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. तो इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्टेंस की बात आती है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, सिर्फ लास्ट वाली सीरीज की कर सकता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन के। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैसेस है, वो इनर्ट गैसेस है, ठीक है। बाकी सबका मॉलिक्यूल बनेगा ही बनेगा। तो मॉलिक्यूल की कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे, लिख लो बेटा यहाँ से। ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज, यहाँ से तो यहाँ तक लिख लो बेटा। ए molecule can be defined as the particle of an element, sorry यहाँ से, as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence, आगे लिखने की जरूरत नहीं, and shows all the properties of that substance, ये तो करता ही है क्योंकि उसी से तो मिलके बना है। लिख रहे हो? ओके। So atoms of the same element or different elements can join together to form molecules, ठीक है। तो जब हम H2O बोलते हैं तो H2O क्या है? अपने आप में कंपाउंड तो है लेकिन ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बच्चों, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे, और मैं आपसे इतनी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, चैप्टर को पढ़ के आना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, पढ़ के आओगे साथ साथ चल पाएंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करना है। अगली क्लास में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दें, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।